हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक पढ़ लिए हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो हम डेली डेली रिवाइज क्यों करते हैं? रिवाइज इसीलिए करते हैं ताकि जो हमने पहले पढ़ लिया है वो एक बार क्या हो जाए, माइंड में रिकॉल हो जाए। ठीक, ऐसा नहीं कि हम आगे आगे चैप्टर पढ़ रहे हैं और पीछे सारा साफ हो रहा है। तो रिकॉल करने से, रिवाइज करने से क्या होता है, जो भी हमने पढ़ लिया है वो एक बार रिकॉल हो जाता है। और जितना ज्यादा हम रिविजन करते हैं उतना ज्यादा हमें अच्छे से कोई भी चीज याद हो जाती है। चलिए, तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था, कौन कौन से पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए थे। चलिए, तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी, साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है जब मेटल्स को बर्न किया जाता है, ये प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, फिर जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, क्या क्या फॉर्म होता है, ठीक, वो भी हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जब मेटल अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हमने देख लिया था, जैसे ये CuSO4 है और हमारा मेटल है Fe, ये बन जाता है FeSO4 प्लस C। ठीक, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया था। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन से कम रिएक्टिव होते हैं, कौन से कार्बन से ज्यादा, कौन से कार्बन से कम, हाइड्रोजन से ज्यादा, हाइड्रोजन से कम। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो नोबल गैस है उनका जो ऑक्टेट होता है बच्चों, वो पहले से ही कंप्लीट होता है। ऑक्टेट यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस क्लासेस में। हमें ये पता था कि जब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो उनके शेल्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उनके कुछ रूल है, जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। इस तरीके से रूल था। ठीक है, और एक रूल ये भी था कि जो आउटर शेल होगा, सबसे बाहर का जो शेल होगा, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने कहा था जो नोबल गैसेस होती हैं तो उनका जो आउटर शेल होता है, हीलियम को छोड़ करके, हीलियम क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आउटर शेल में होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 2 होते हैं, तो 2 उसके आउटर शेल में होते हैं। तो हीलियम तो वैसे ही क्या होता है, पहले से ही स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम और नोबल गैसेस की बात करें तो उनका ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी कि जो उनका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल यानी कि जो आउटर शेल है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से ही। ठीक है, इसका मतलब जो ये नोबल गैसेस हैं वो क्या है, पहले से ही क्या है, फुली फिल्ड है। ठीक है, फुली फिल्ड है, यानी कि वो क्या है, स्टेबल है। अब जो स्टेबल होगा वो क्यों रिएक्ट करेगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा कम रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी चीज, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा, है ना, वो कम स्टेबल होगा। ठीक, चलो, इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। तो रिएक्टिविटी है क्या, हमने एक सिंपल सी चीज यहाँ पर पढ़ी थी कि अगर हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स की, तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट की रिएक्टिविटी है क्या। एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या है कि उनके अंदर जो टेंडेंसी है, उनका जो आउटर शेल है ना, उसको फिल करने का, या जो वैलेंस शेल है उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव कराने का, तो वही क्या है हमारी
वही हमारी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, यानी कि जो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है वो हमें क्या करना है, अटेन करना है, वो अचीव करना है। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, अब कंप्लीटली फिल्ड, जो हमारे कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है उसका मतलब क्या है यहाँ पर, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है बच्चों, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आउटर शेल में नोबल गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे देखो नोबल गैस यहाँ पर हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। अगर आप इनके आउटर शेल देखें तो इसके आउटर शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा आउटर शेल को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस शेल लिखा हुआ है, मैं आउटर शेल बोल रही हूँ, तो आप इस पर कंफ्यूज आप मत होइएगा, क्योंकि आउटर शेल क्या है, वैलेंस शेल क्या है, दोनों ही क्या है, सेम चीज है, आउटर शेल भी और वैलेंस शेल भी। तो देखो आर्गन, आर्गन के भी आउटर शेल में आपको दिख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यानी कि ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फुली फिल्ड और स्टेबल भी है। ठीक, अब बात करते हैं सोडियम की। देखो सोडियम के देखो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के 1 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है आउटर शेल, आउटर शेल है ये वाला जो सबसे बाहर का शेल है, और उसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कैल्शियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं है। तो ये सारे ही क्या है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव होंगे। ये सारे ही रिएक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, अपना इनको क्या करना है, रिएक्ट करके अपना जो आउटर शेल है वो फुली फिल्ड करना है, यानी कि उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई थी, इतना तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था ये वाला पॉइंट तो। ठीक है, चलो अब इसी को आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में। देखो सोडियम, ये रहा Na, सोडियम एस से होती है स्पेलिंग, लेकिन साइन जो इसका जो क्या है, सिंबल है, वो Na होता है। क्यों होता है Na, ये भी हमने डिस्कस किया है बच्चों, क्लास 9th में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि इसका जो नाम है वो होता है नेट्रियम। ठीक, तो अलग अलग एलिमेंट्स के जो लैटिन नाम है या ग्रीक नाम है वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी उनको सिंबल दिया जाता है। जैसे सोडियम का नाम है नेट्रियम भी है डिफरेंट लैंग्वेज में, इसीलिए इसका सिंबल Na है। ठीक, चलो सिंपल। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर की, ठीक है, तो ये है 11, यानी कि 11 क्या इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, किसी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है, बराबर है। किसमें, किसी भी न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, हम किसी चार्ज्ड स्पेशी की बात नहीं कर रहे। चार्ज स्पेशी यानी कि अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज है या किसी में नेगेटिव चार्ज है तो वो हमारे चार्ज स्पेशी हो जाएंगे, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम सिंपल यहाँ पे न्यूट्रल एटम की बात करें जिसपे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, और प्रोटॉन्स कितने हैं 12, सॉरी 11, प्रोटॉन्स भी कितने हैं 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2,8,1, है ना, 8 और 2 10 और 11, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका ये है के शेल, ये है एल शेल और ये है एम शेल, यानी कि एम शेल जिसका आउटर मोस्ट शेल है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए, एक ही है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसके अलावा वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, शेयर, है ना, या लूज, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं, शेयर किए हैं, लूज किए हैं, क्या करने के लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो इसकी वैलेंसी होगी। चलो अगर हम वैलेंसी की बात करें तो ये जो सोडियम है बच्चों, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी कैसे, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए या शेयर किए या क्या किए, एक्सेप्ट किए, है ना, गेन किए।
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिल करके ये क्या बना देगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिल करके ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले बात ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी किसी को दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन को। 1 इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को दे देगा तो ये जो m वाला शेल है ये पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये जो m वाला शेल है इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। फिर ये जो l शेल है ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, है ना। जब m शेल पूरा खाली हो जाएगा तो m शेल का वहां पर कोई भी मीनिंग होगा ही नहीं, ठीक। तो m शेल वहां से हटा दिया जाएगा, फिर l शेल बन जाएगा इसका आउटर मोस्ट शेल। तो l शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और आउट इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, अब स्टेबल बन जाएगा। अब ये स्टेबल बना कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट करने की वजह से, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने की वजह से ये स्टेबल बनेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। क्या होगी वैलेंसी, 1। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बनता स्टेबल तो इसकी वैलेंसी हो जाती 7, लेकिन 7 नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं ना। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है, ये नहीं ले सकता। उतनी एनर्जी चाहिए किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन को देने वाली एनर्जी ज्यादा सही है, ठीक। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई, इतनी बात तो समझ में आ गई थी। अब बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन देने से, है ना, ये स्टेबल बन जाएगा। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए बच्चों इसमें चार्ज आ जाता है Na पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक। चलो वही बात करते हैं क्लोरीन की। अब यहाँ पर क्लोरीन की बात भी करनी है। चलो तो जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा उसको एक बार यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इफ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल, अगर ये एम शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एल शेल बिकम द आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि हमने बात की। अब इसका एल शेल क्या बन जाता है, आउटर मोस्ट शेल बन जाता है, गिविंग अ स्टेबल ऑक्टेट, जो कि हमें एक स्टेबल ऑक्टेट देता है, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। देखो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। अब एम शेल से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो टोटल कितने बच गए, 11 में से 1 चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। और प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है। देखो प्रोटॉन की संख्या क्या है, 11 ही। सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अ सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पर Na पॉजिटिव हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन में भी ऐसी हो रहा है। देखो ये लिया हमने क्लोरीन, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 8 7, ठीक है, 2 8 और 7। अब इसका ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, ठीक है। तो अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल नहीं है ना, वो यानी कि क्लोरीन स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जो ये आउटर मोस्ट शेल है इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हमें क्या करना है, या तो हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा कंप्लीट, उसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। या तो ये क्या करे बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी इसको चाहिए, उतनी एनर्जी तो होगी नहीं 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो एम शेल में हो जाएंगे बच्चों टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तो एम शेल में हो गए अब 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी होगी, देखो वैलेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लिए या डोनेट किए या शेयर करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली इसने 1 इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से क्या किया, गेन किया, ठीक। तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 1। अब हमें यहाँ पर वैलेंसी की बात तो करनी नहीं है, ठीक है। तो 1 से इसका क्या हो जाता है, ये जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर और प्रोटॉन्स कितने हैं। अभी जब ये न्यूट्रल था तब तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, लेकिन अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से डोनेट कर किसी से ले लिया, यानी कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 18
और प्रोटॉन की संख्या कम रहती है, 17 की 17 ही रहती है, प्रोटॉन थोड़ी ना बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल। तो ये बन जाएगा हमारा Cl नेगेटिव आयन, क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई क्लियर। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब आगे हमें रीड करना है, तो हुआ क्या, चलो। When sodium react with chlorine, अब जब सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम इज टेकन अप बाय क्लोरीन। हमने क्या पढ़ा पीछे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपने शेल से निकाल करके किसी को दे दिया। और क्लोरीन में हमने क्या पढ़ा था कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया। अब सिंपली हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो एक इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने। तो देखो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं, NaCl, ठीक है, जो घर में हम नमक यूज करते हैं ना, वो कौन सा नमक होता है, यही होता है सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया, जिस वजह से अब ये स्टेबल बना, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। वहीं क्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गई थी, स्टेबल बन चुकी थी। तो इस तरीके से इनका कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, और हम कहते हैं ना NaCl, तो इस तरीके से जो NaCl है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल इस तरीके से एक साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि सोडियम हमें पता है क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन हमें पता है गैस है, यानी नॉन मेटल है क्लोरीन, तो ठीक। चलिए, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम इज टेकन अप बाय क्लोरीन, दस क्लोरीन गेट अ स्टेबल ऑक्टेट। अब देखो क्लोरीन की भी स्टेबल ऑक्टेट हो जाती है, और क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं K, L और M शेल में मिला करके, बट इट्स न्यूक्लियस हैज ओनली 17 प्रोटॉन। लेकिन वही जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि न्यूक्लियस में तो 17 ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वहां पर, 18 हो गए, ठीक। चलो, सो द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज फॉर्मिंग अ क्लोराइड एनायन। इसीलिए क्लोरीन आ जाता है नेगेटिव चार्ज और बना देती है क्लोराइड एनायन Cl नेगेटिव, जिसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं। Thus NaCl give a does NaCl have a give and take relationship। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि NaCl का क्या है, आपस में गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। गिव एंड टेक यानी कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि Na बहुत बड़ा महान हो गया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, नहीं, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है मजबूरी में, क्योंकि उसे भी क्या होना है, स्टेबल होना है। वैसे क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है मजबूरी में, क्योंकि उसे भी क्या होना है, स्टेबल होना है। तो दोनों का क्या है, आपस में गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, या हम कहते हैं बच्चों NaCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन होता है। अब बीइंग अपोजिटली चार्ज सोडियम एंड क्लोरीन आयन आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो अपोजिट चार्ज होने की वजह से हम ये नहीं कह रहे कि इनके बीच में क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अभी तक हमने बॉन्ड की तो बात ही नहीं करी है ना, बॉन्ड की बात तो हम बाद में करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ना NaCl, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जुड़े हुए आपस में कैसे, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से नहीं जुड़े हुए, कोई यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। कैसे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है, टू एग्जिस्ट सोडियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बीच में, यानी कि NaCl जिसे हम कहते हैं उसके बीच में, NaCl डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट अपोजिटली। तो इसीलिए कहा गया कि NaCl जो है मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, अपोजिटली चार्ज आयन की वजह से, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरा क्या है, इसके बीच में क्या कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। वैसे हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है क्या, एक्चुअल में वो कोई बॉन्ड नहीं है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
ठीक है, जिसको हम हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। और हायर क्लासेस क्या, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो वहां पर भी हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसी पॉइंट को, इसी पूरे पार्ट को। ठीक है, चलो, तो इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके स्कूल्स में जो एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, चलिए, तो ये आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब बच्चों, ये जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने देखा सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। और ये जुड़े हुए किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें देखना है, तो वही सेम बात देखो, मैग्नीशियम का ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैसे दूसरा वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हम हायर क्लासेस में, क्लास 11th में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको सिंपल वाला ही ये देखना है। चलो, तो यहाँ पर है, अब इसके आउटर शेल में देख पा रहे हैं आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यानी कि या तो ये क्या करे, किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, हो जा करके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है इसके पास कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे दे, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, ये करेगा ऑप्शन 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत मुश्किल है ना। उसके बाद जिसको अपने उसमें भी तो डालने होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट है ना, जो शेल्स है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक, तो इजी ऑप्शन क्या है इसलिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो ये सिंपली क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2,8, यानी कि टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। और आउटर शेल में बच गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब ये क्या है, स्टेबल है। दूसरी चीज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे ना इसने, तो इसमें आएगा बच्चों Mg2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। वहीं बात करें क्लोरीन की, तो MgCl2 हमें फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो, ये है क्लोरीन, इसके आउटर शेल पे है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरे निकाल दे, तो 7 इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकालेगा अपने शेल से, 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा किसी से। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन के स्टेबल हो जाएगा। अब हुआ क्या, मैग्नीशियम के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, जो दोनों ही इसको डोनेट करने थे, तो आए यहाँ पर 2 क्लोरीन। ठीक है, इस क्लोरीन के पास एक वैकेंट जगह है, इस क्लोरीन के पास भी एक एक जगह है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया, MgCl2 बन गया। सिंपल। ठीक, चलो, अब द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, लेकिन इन्होंने इसे थोड़ी ना कुछ दिया, है ना। शेयरिंग थोड़ी ना यहाँ पर हो रही है, शेयरिंग यहाँ पर नहीं हो रही। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कंपाउंड जो है वो बन रहा है, यानी कि ये मैग्नीशियम ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोनों को, है ना। ये क्लोरीन इससे कुछ नहीं दे रहे वापस। ठीक है, फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, तो उन्हें बच्चों आयनिक कंपाउंड कहा जाता है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमने अच्छे से पढ़ लिए, जो पिछले वाली स्लाइड में भी हमने पढ़ा, यहाँ पर भी कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल में हो रहा है ना, मेटल मैग्नीशियम, नॉन मेटल क्लोरीन, तो मेटल से नॉन मेटल पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। वैसे सिंपल मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो मेटल और नॉन मेटल से जो कंपाउंड बन रहे हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड हम कह रहे हैं, जैसे हमने NaCl को भी कहा,
ठीक, या हम उन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो इतना आपको ये पॉइंट जो है वो नोट कर लेने हैं बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलिए तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आप समझ गए हैं ना कि जहां पर मेटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, नॉन मेटल पे जा रहे हैं, तो उन्हें आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स है जिनके बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है, फिर इनकी हमें जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है कि इनका फिजिकल नेचर क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, हाई है, लो है, किस तरीके से है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है ये हमें डिस्कस करना है। फिर हम अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज की स्टार्ट करते हैं। टेक अ सैंपल लाइक सोडियम क्लोराइड। तो पहले सबसे पहले हम एक सैंपल ले लेंगे। अब सोडियम क्लोराइड ले लें या पोटेशियम क्लोराइड ले लें, कोई सा भी सॉल्ट सैंपल हम ले लेंगे। ठीक, अब उसको हीट ईच सैंपल ऑन द फ्लेम यूजिंग अ स्पैचुला। तो एक स्पैचुला इस तरीके से होता है स्पैचुला, तो स्पैचुला की हेल्प से सैंपल को क्या कर लेंगे, हीट कर लेंगे किसी बर्नर के ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये मेल्ट तो नहीं हो रहे, ये पिघलेंगे नहीं, ये हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फ्लेम कलर चेंजेस। अब जो फ्लेम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। NaCl में हो जाएगा ऑरेंज येलो, पोटेशियम आयोडाइड में हो जाएगा वॉयलेट, और बेरियम क्लोराइड में हो जाएगा ग्रीन। ठीक, अब हम देखिए कलर यहाँ पर चेंज होगा। अब नेक्स्ट बात है, मेक अ सर्किट एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन। अब हमें एक सर्किट बनाना है इस तरीके से, इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ ईच सॉल्ट। तो हर एक सॉल्ट का क्या रख देना है, हमें इलेक्ट्रोड वहां पर बना देना है, इलेक्ट्रोड इंसर्ट करनी है। सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या देखेंगे, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे क्या हो रहा है, बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्ट करवा रहा है। बेसिकली पूरे एक्सपेरिमेंट का POV यही है। चलिए तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले सेशन में हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।